चलेगा स्टार्ट कर ओके क्लास सो टुडे विल टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है वर्किंग कैपिटल अब देखेंगे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कौन-कौन सी इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग याद है हमने कहा था कि किस तरीके से खुद ब खुद फाइनेंसिंग हो रही है ठीक है और हमने उसमें पेबल्स की बात की थी अक्रूवल्स की बात की थी तो ये वो चीज है सो वी विल टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इन डिटेल then one is spontaneous the other one is negotiated where you would negotiate with the person the other party कि वो आपको फाइनेंसिंग कितनी प्रोवाइड कर रहा है किस रेट पे प्रोवाइड करेगा blah 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 तो negotiated financing then we'll talk about factoring accounts receivable have you ever heard about this chapter 7 financial accounting or accounting 2 नो सर chapter 7 का बिल्कुल लास्ट पेज 2 पेजों पे फैक्टरिंग के बारे में डिटेल नहीं यार अकाउंट रिसीवेबल पढ़ा था यस सर ओके उसके अंदर ये फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल है जिसमें आप लोग अपने अकाउंट रिसीवेबल को बेच दिए यानी मैंने पैसे लेने हैं सिकंदर से मैं ठीक और मैंने इससे पैसे लेने हैं तो मैं अफराज को बोलूं कि मैंने सिकंदर सगीर उमर अली इनसे इतने पैसे लेने हैं सारे रिसीवेबल इतना बन रहा है तो मैं इसको दे दूंगा और इससे लमसम एक अमाउंट ठीक है हाँ बस ये फिर इससे कलेक्शन करेगा अब जाहिर सी बात है ये कुछ डिस्काउंट मांगेगा कुछ कमीशन मांगेगा तो वो काट कर ये बाकी पैसे मुझे दे देगा दैट मींस इसका प्रॉफिट ये हुआ वो जो डिस्काउंट या कमीशन जो लेगा वो इसका प्रॉफिट होगा ठीक है और मुझे क्या फायदा हुआ कि सिकंदर ने कहा था कि वो वीकली पेमेंट्स मुझे करेगा एक मंथ तक या 2 मंथ्स तक तो मुझे क्या हुआ कि मुझे लमसम अमाउंट मिल जाता है So this is factoring accounts receivable. Detail में पढ़ेंगे हम. Composition of short-term financing. किसकी composition क्या होनी चाहिए? So this is what we will be doing in this chapter. Once again a very small chapter. ठीक है? तो इसलिए कह रहा हूँ slides ना गिने. सिर्फ 4 concepts हैं. सिर्फ 4 concepts हैं. So hardly it's going to take 2 classes at the most. Okay? Okay. Let's start. Spontaneous. Spontaneous याद है? Spontaneous हमने कहा था जो खुद ब खुद हो. ठीक है? खुद ब खुद finance. So types of spontaneous financing. Accounts payable हम लोगों ने पढ़ा था हमने कहा था when you go to a creditor और आप उससे कुछ चीजें लें और आप उसको दें कुछ दिनों बाद पैसे तो एक किस्म की फाइनेंसिंग होगी आपको एक किस्म के आपने लोन नहीं लिया किसी से लेकिन पेमेंट आप इसको बाद में कर दें सो अकाउंट्स पेबल ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स ठीक है ये एक हो गया हमारे पास स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग अक्रूड एक्सपेंसेस और फिर हमने कहा था कोई भी एक्सपेंस व्हिच इज अक्रूड जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है लेकिन पेमेंट आप लोग करते हैं बिल्कुल आखिर में जिसमें हमने सैलरी की एक्सपेंस लिया था कि सैलरी एक्सपेंस रोज अक्रू हो रहा है ना रोज मेरे लिए मेरे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं लेकिन मैं रोज सैलरी नहीं देता मैं कहता हूँ एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द वीक ठीक तो वो रोज अक्रू हो रहा है लेकिन पैसे दूंगा आखिर में तो वो भी किस्म की फाइनेंसिंग होगी कि रोज पैसे नहीं देने पड़ रहे मुझे आखिर में लमसम पैसे दे दूंगा सो अक्रूड एक्सपेंसेस वंस अगेन सो दीज आर स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग Now let's talk about trade credit in detail. आप लोग इसमें से कुछ चीजें बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं डिस्काउंट्स की बातें आप पहले पढ़ चुके हैं बिजनेस मैथ्स में पढ़ चुके हैं ना yes, याद है तो बस इस वजह से हम लोग इसको जनरली गो थ्रू करते हैं ठीक है ओके ट्रेड क्रेडिट दिस इज द क्रेडिट व्हिच इज ग्रांटेड फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर ड्यूरिंग योर नॉर्मल ट्रांजैक्शंस व्हेन वन बिजनेस इज डीलिंग विद अनदर एंड दे बाय सो यू माइट ग्रांट सम रिलैक्सेशन पीरियड और सम टाइम पीरियड एंड द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर दैट टाइम पीरियड तो वो आपको कुछ क्रेडिट टर्म्स देता है क्रेडिट टर्म्स याद है कौन सी होती थी क्रेडिट टर्म्स उसको क्रेडिट टर्म्स बोलते हैं हाँ ट्रेड डिस्काउंट और इसमें और क्या होता था रमानी कुछ याद आ रहा है देखें अभी आपको याद आ जाएगा अभी यहाँ पे देखते हैं आपको याद आ जाएगा ओपन अकाउंट्स एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट क्या क्या है ओपन अकाउंट्स the seller ships goods to the buyer with an invoice specifying goods shared total amount due in terms of the sale एक तो इसकी एग्जांपल है ओपन अकाउंट्स बस हम लोग सीधा सीधा आपको चीजें चाहिए मैं आपको सारी चीजें लिख के दे देता हूँ आपको चीजें भिजवा देता हूँ ये आपको मिल गई इनवॉइस है इसके अंदर ये चीजें इतने पैसे हैं ये टर्म्स है इतने दिनों बाद मुझे पैसे दे ठीक है सिंपल सो दिस इज योर ओपन अकाउंट्स सिंपल मैं आपको कह दूं एक हफ्ते बाद आपने मुझे पैसे देने हैं ये सारी चीजें आप सारी चीजें चेक कर लेंगे आपको चीजें पहुंचेगी एक हफ्ते बाद मुझे आप पैसे देंगे इसका मतलब एक हफ्ते तक आपको टाइम मिल गया नोट्स पेपर इसमें क्या होता है कि यू राइट अ फॉर्मल नोट एक फॉर्मल नोट होगा नोट्स पेपर तो पढ़ा है ना
यस सर। ठीक है, जहां पे अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल पड़ा होगा वहां पे नोट्स पेबल। सो नोट्स पेबल में क्या होता है कि द बायर वुड साइन अ लीगल डॉक्यूमेंट वेयर द बायर वुड से कि हाँ मैं आपका कर्जदार हो गया हूं, ठीक है, मैंने इतने पैसे आपको देने हैं। सो द बायर साइंस अ नोट दैट एविडेंसेस अ डेट टू द सेलर, मैंने आपको इतने पैसे देने हैं, मैं आपका कर्जदार हो गया हूं और इस दिन पर इस हिसाब के मुताबिक आपको मैं जो भी टर्म्स है उसके मुताबिक मैं आपको पैसे दे दूंगा। बट इट्स इन राइटिंग, इट्स इन फॉर्मल राइटिंग, और वो कहता है कि मैं आपका कर्जदार हूं। ओवर हियर सिर्फ मैंने आपको बिल भिजवा दिया था, मैंने आपको बिल भिजवा दिया था कि ये चीजें मैंने आपको दे दी है, आपने एक हफ्ते बाद मुझे पैसे देने हैं, ये पैसे हैं, 2 मार्कर दिए हैं, एक डस्टर दिया है, 5 व्हाइट बोर्ड्स दिए हैं, इसके इतने पैसे बन गए, मुझे आप पहुंचा दो, ठीक, तो एक हफ्ते बाद आप मुझे इसकी पेमेंट कर देंगे। ओके, ट्रेड एक्सेप्टेंसेस, द सेलर ड्रॉज अ ड्राफ्ट ऑन द बायर। अब यहां पे एक ड्राफ्ट बनाता हूं मैं, जो कि बायर, द सेलर ड्रॉज अ ड्राफ्ट ऑन द बायर दैट ऑर्डर्स द बायर, वो बायर को कहता है कि उसने ये पैसे देने हैं। देखिए नोट में हमने क्या कहा था, नोट कौन लिखता है, द बायर साइन, बायर साइन, बायर कहता है कि मैं आपका कर्जदार हो गया, ठीक है। यहां पर ट्रेड एक्सेप्टेंसेस वो एक्सेप्ट करेगा, द सेलर वो ड्रॉ अ ड्राफ्ट, सेलर मैं बेच रहा हूं, मैं आपको ड्राफ्ट करके दूंगा, ड्रॉज अ ड्राफ्ट ऑन द बायर दैट ऑर्डर्स द बायर, और मैं आपसे कहूंगा कि ये पैसे आप इसको दे दें या मुझे दे दें या इसको दे दें, दैट ऑर्डर्स द बायर टू पे द ड्राफ्ट एट सम फ्यूचर टाइम पीरियड, ठीक है, इस दिन आपने इतने पैसे इसको दे दें या इस अकाउंट में जमा कर दें या मुझे दे दें, व्हाटएवर, ठीक है। सो दैट्स अ ट्रेड एक्सेप्टेंस। अब ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट वंस अगेन एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, a signed written order by which the first party who is the drawer, मैं बना रहा हूं ना ये, ठीक है, तो मैं ड्रॉअर हो गया, मैं इसको बना के दे रहा हूं, by the first party drawer instructs a second party, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने पैसे देने हैं, instructs a second party drawing, आप ड्रॉई हैं, ठीक है, आप ड्रॉई हैं, to pay a specified amount, इतने पैसे आपने देने हैं, कब देने हैं, of money to a third party, और किसको देने हैं, ठीक है, इस बंदे को आपने देने हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, to a third party who is the payee, the drawer and payee are often one and the same। उस तरह मैं अपने को ही कह दूं कि आपने मुझे इतने पैसे देने हैं, या मैंने किसी और को पैसे देने थे, मैं उसको कह दूं कि सिकंदर उसको पैसे इतने दे दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ ड्राफ्ट वर्क्स। ड्राफ्ट क्लियर हो गया, ड्राफ्ट क्लियर हो गया क्लास? यस सर। ओके, अब ये टर्म्स, हमने कहा कुछ टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स क्या है, ये टर्म्स पहले सुनी हुई, सीओडी एंड सीबीडी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी बहुत करते हैं ना, ठीक है, ओके, कैश ऑन डिलीवरी, सो कैश ऑन डिलीवरी और कैश बिफोर डिलीवरी, नो ट्रेड क्रेडिट, यहाँ पे कोई ट्रेड क्रेडिट नहीं है, आपने करना क्या है, द बायर पेज कैश ऑन डिलीवरी, सो दिस इज सीओडी, और कैश बिफोर डिलीवरी, एडवांस पेमेंट जो आप लोग करेंगे, दिस रिड्यूसेस द सेलर्स रिस्क अंडर सीओडी टू द बायर रिफ्यूजिंग द शिपमेंट और एलिमिनेट्स इट कंप्लीटली फॉर सीबीडी। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो सेलर का जो रिस्क है सीओडी में, कैश ऑन डिलीवरी में ना, आप एक्सेप्टेंस ना करें उसकी, ठीक है, तो मुझे रिस्क है, तो फिर क्या होता है कि दिस रिड्यूसेस द सेलर्स रिस्क अंडर सीओडी टू द बायर रिफ्यूजिंग द शिपमेंट और एलिमिनेट्स इट कंप्लीटली फॉर सीबीडी। तो कैश बिफोर डिलीवरी में वो सारा का सारा रिस्क खत्म हो गया, आप पहले पैसे देंगे, मैं आपको चीजें भिजवा दूंगा, ठीक है। और अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो फिर आपको डिलीवरी होगी तो आप लोग पैसे देंगे, लेकिन उसमें फिर अक्सर लोग कहते हैं नहीं वी डू नॉट नीड इट, तो फिर आपका टाइम भी ज़ाया हो गया, आपकी शिपमेंट के पैसे भी ज़ाया हो गए, ठीक है, फिर वापस उसको शिप बैक करते हैं, उसके भी पैसे आपके ऊपर, चार्जेस आपके ऊपर आ जाएंगे, ठीक, तो वहाँ पे फिर आपका रिस्क ज़्यादा होता है, सीबीडी में वो आपका रिस्क सारा खत्म हो जाता है, ठीक। नेट पीरियड नो कैश डिस्काउंट, यहाँ पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, यानी जो आपसे कह रहे हैं कि इतने पैसों में, इतने दिनों में आपने पैसे देने, उतने दिनों में आपने पैसे दे दिए। When trade is extended, the seller specifies the period of time allowed for payment. अगर आपका टाइम पीरियड मैं ज्यादा करता हूं, ठीक, तो मैं आपको कह देता हूं कि आपने कब पैसे देने हैं, नेट 30। नेट 30 का मतलब ये है कि ये जो पैसे हैं नेट, ये सारे के सारे आपने कब देने हैं, 30 दिन, ओके, implies full payment in 30 days from the invoice date, जो इनवॉइस की डेट है उसके 30 दिनों के अंदर आपने फुल पेमेंट करनी है, ठीक है, नेट 30। ओवर हियर देयर इज नो कैश डिस्काउंट, ठीक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेट पीरियड, नेट 30। लेकिन फिर एक और होता है जिसमें आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं, ओके, नेट पीरियड कैश डिस्काउंट,
वो था नेट पीरियड नो डिस्काउंट, यहाँ पे नेट पीरियड कैश डिस्काउंट। इसमें आप लोग क्या कहते हैं, when credit is extended the seller specifies the period of time allowed for payment and offers a cash discount। फिर वो आपसे कहेगा यार अगर इतने दिनों में पैसे दे दिए ना तो मैं आपको इतना % डिस्काउंट दूंगा, ठीक। नॉर्मली हम लोग इसको 2, 10, ठीक है, 3, 10, 4, 10 इस तरह देंगे, और साथ ही इसके आगे फिर दूसरी पेमेंट लिखी होगी नेट 30 कि अगर ना दिया 10 दिनों में ना दिया तो फिर 30 दिनों में देंगे और पूरे पैसे देंगे, और अगर 10 दिनों में दे दिया तो आपको मैं 2% डिस्काउंट दूंगा, 2, 10 है या 3, 10 है या जो भी, ठीक। सो and offers the cash discount if paid in the early part of the period. 2, 10 and 30 implies full payment within 30 days, but if you pay before 30 days within 10 days you will get a 2% discount from the invoice date, less than 2% discount if paid within 10 days। सही है, क्लियर है, आसान है, आसान है अब तक आसान है, आगे कैसा है, सीजनल बिलिंग, ठीक। ओके, नाउ trade terms that encourage the buyer of seasonal products। ये वो seasonal products वाला, याद है seasonal product हम लोगों ने क्या बात की थी, ठीक है, last time। Okay, so that encourage the buyer of seasonal products to take delivery before the peak sales period and to defer payment until after this peak sales period। ये याद है, ये हम लोगों ने बात की थी ना पहले, यस सर। और हमने कहा था कि यहां पर आप लोग डिलीवरी ले चीजों की, और फिर ट्रेड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कलेक्शन, एंड बाय द टाइम द पीरियड एंड्स, द सीजन एंड्स, द फाइनेंसिंग एंड्स एज वेल, एंड यू पे बैक द लोन, और जो आपके पास प्रॉफिट आया वो आप अपने पास रख के लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में इस्तेमाल करें, ठीक। सो इट्स द सेम थिंग, सीजनल रेटिंग, credit terms that encourage the buyer of seasonal products, ये seasonal products वाला, ये वाला नहीं, ये कौन सी चीज थी याद है, ये पे फिक्स ना ये करंट एसेट्स है, लेकिन कौन से, परमानेंट करंट एसेट्स, ये परमानेंट करंट एसेट्स, और इधर फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स्ड, ठीक, और ये कौन से एसेट्स थे, टेम्परेरी करंट एसेट्स, ठीक है, या सीजनल एसेट्स। Okay, so credit terms that encourage the buyer of seasonal product, ये seasonal product के लिए इस्तेमाल। So the buyer of seasonal product to take delivery before the peak sales, ये peak sales है, इससे पहले आप डिलीवरी आपको मिल जाएगी, आप चीजें बेचेंगे, and to defer payment, पेमेंट आप करेंगे, and to defer payment until after the peak sales period, इस peak के बाद आप पेमेंट को स्टार्ट करें। सही है, क्लियर हो गया seasonal rating? Yes sir। जाए आगे। यस सर। Okay. Trade as a means of financing। अब ये जो trade credit है, ये किस तरह फाइनेंसिंग का एक तरीका है। Okay. What happens to accounts payable if a firm purchases 1,000 per day at net 30? अगर आपने कुछ चीजें खरीदी, ठीक, 1,000 if a firm purchases 1,000 per day, 1,000 एक दिन के लिए, with the term of net 30, यानी आपने पेमेंट कब करनी है, 30 दिन बाद, और रोज 1,000, तो फिर क्या हो गया, 30,000 हो गया, 30,000 हो गया ना, यस सर। ठीक है, रोज 1,000 लेंगे तो 30,000 अकाउंट बैलेंस आपका आ जाएगा, ठीक, और आपने पेमेंट कब करनी है, आपने पेमेंट कब करनी है, 30 days। What happens to accounts payable if a firm purchases 1,500 per day at net 45,000, okay, 1,500 multiplied by 30, 45,000 अकाउंट बैलेंस आ गया। अब अगर ये परचेजेस मैं ज्यादा कर दूं, ठीक, मैंने परचेज किया ना, पहले 30,000, 1,000 पर डे, और फिर यहाँ पे अकाउंट्स पेबल मेरे हो गए 1,500 पर डे। सो अगर मैं ऑपरेशंस अपने तेज करता हूँ, पहले 1,000 पर डे, ठीक है, 1,000 पर डे परचेज करता हूँ और बेचता हूँ, और नेट 30 की टर्म्स है, 30 दिन बाद पैसे देंगे। अब अगर मैं 1,000 की बजाय 15 कर दूं, तो फर्क कितना आया, 30,000 and 45,000, 15,000 का फर्क आ गया। 15,000 का फर्क आया किस वजह से, 15,000 इंक्रीज आया किस वजह से, फ्रॉम ऑपरेशन। अपने ऑपरेशंस को ज्यादा करके मैं 15,000 की और फाइनेंसिंग कर सकता हूं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। यस सर।
कोई कॉस्ट नहीं है ना, इसकी कोई कॉस्ट है? नो सर। नेट 30 कोई कॉस्ट नहीं, ठीक सर नेट क्लियर है? नेट 30 का मतलब कि 30 दिन के बाद या 30 दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अच्छा अभी दोबारा देख लेते हैं इसका मतलब क्या था। इसका मतलब आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेट 30 का क्या मतलब है? नेट 30 का मतलब है कि आपने 30 दिन में पैसे देने हैं, ठीक है। नेट 30 का क्या मतलब है? एम्प्लॉइज फुल, एक तो ये नेट है ना, इधर कोई डिस्काउंट नहीं है तो फुल पेमेंट करनी है। एम्प्लॉइज फुल पेमेंट कितने दिनों में करनी है? 30 दिनों में करनी है, ठीक है। इन 30 डेज किस जगह से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम दी इनवॉइस। जब वो आपको वो चीजें देगा तो आप कहेगा ये डेट है, इस डेट के 30 दिन में आपने ये पैसे देने हैं, नेट ये देने हैं, कम हम कुछ नहीं करूंगा, नो डिस्काउंट कुछ भी, ठीक है। सो नेट पीरियड नो कैश डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट आ जाए तो फिर वो ये चीज बन जाए, फिर वो डिस्काउंट का एक टर्म डाल देगा पहले 210 310 मैंने आपसे कहा कुछ भी 215 115 120 जो भी उसने डिस्काउंट टर्म डाल दिया। इसमें दो चीजें होंगी, एक नंबर ऑफ डेज और एक डिस्काउंट का रेट, ठीक है। अगर इतने दिनों में कर दिया तो इतना डिस्काउंट, और फिर इसके बाद अगर ये ना हुआ तो फिर पूरे पैसे देने हैं, नेट 30 बस। अब नेट 45 भी हो सकता है वो आपको 45 दिन का क्रेडिट 45 कर देगा, 40 डेज का 40, 60 डेज का 60, सो द टर्म्स वोंट चेंज। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे जाएं। ओके लेट्स मूव ऑन। कॉस्ट टू फॉरगो डिस्काउंट। लेकिन अगर ये चीज है लेट्स और डिस्काउंट आपसे चला जाए, ठीक, आप 20 दिनों पेमेंट नहीं करते या जो भी उसने डिस्काउंट का पीरियड दिया 10 दिन पेमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब डिस्काउंट आपसे चला गया, इस चीज की एक कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट टू फॉरगो डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट आपने छोड़ दिया ना, ये इसकी कॉस्ट, ठीक। अब ये कितनी है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एनुअल कॉस्ट टू फॉरगो द कैश डिस्काउंट ऑफ 210 नेट 30 आफ्टर द फर्स्ट 10 डेज? 10 दिन के बाद, बस 10 दिन से मैं लेट हो गया तो मेरे मुझसे डिस्काउंट किया, ठीक है। तो फिर मैं 11वें दिन पे करूं या 30वें दिन पे करूं? एक ही हिसाब, ठीक है, एक ही हिसाब। ओके ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो डिस्काउंट आपने मुझे कहा था कि मैं 1% दूंगा, ये कितना मुझे नजर आ रहा है? 1%। यस सर। 1% नजर आ रहा है, मगर 30,000। लेकिन अगर इसको मैं साल में चेंज करूं, एनुअल डिस्काउंट, तो ये एनुअल रेट कितना निकलेगा? याद रखें ये एनुअल नहीं कह रहा था, ये कह रहा था कि जो इनवॉइस है आपकी, जो आपकी इनवॉइस है ना, कितने आपने कितनी चीजें ली, 40,000 50,000 जो भी दूं, आपकी जो इनवॉइस है उसका 1% दूंगा अगर 20 दिनों में, यानी 20 दिनों में आप कितने पैसे बचा लेंगे, बचा सकते हैं ना। अप्रॉक्सीमेट एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेट एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज डिस्काउंट 100 माइनस द परसेंटेज डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, साल में जितने दिन है, डिवाइड बाय कितने दिन का पेमेंट डेट माइनस डिस्काउंट पीरियड, ठीक है। पेमेंट डेट क्या है और डिस्काउंट पीरियड उसने सही सॉल्व करें इसको। यस सर। ओके व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एनुअल कॉस्ट टू फॉरगो द कैश डिस्काउंट ऑफ 210 नेट 30? अगर 210 नेट 30 हो, अगर आपके पास हो 210 नेट 30, तो देखने में तो ये सिर्फ ये 2% नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको एनुअल में कन्वर्ट करूंगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2% डिस्काउंट मुझे कितने दिनों में दे रहा है? 10 दिनों में दे रहा है, ये बात याद रखें। और टोटल पेमेंट थी 30 दिनों की, 30 दिनों में से 10 दिन में 2% दे रहा है। ओके लेट्स गो बैक टू द फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है मुझे? फार्मूला मुझे कहता है परसेंटेज डिस्काउंट। इसमें परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? 2%। 2% 100 माइनस द परसेंटेज डिस्काउंट 100 माइनस 2 तो कितना बन गया? 98 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। क्लास पे टेंशन सर ये इसकी समझ नहीं है, इसकी समझ नहीं, एनुअल मतलब एनुअल की समझ नहीं। देखें एक मिनट अफराज, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने अगर बिजली का बिल ना दिया, ठीक है, तो आप मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो आप सोचेंगे यार 50 रुपए है ना, दे दो, ठीक है 50 रुपए ना दे दो। 50 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं। आजकल के जमाने में 50 रुपए क्या है? एक समोसा आएगा, दो समोसे आएंगे, ठीक है। लेकिन ये 50 रुपए
50 रुपए एक्स्ट्रा आपने देने हैं मुझे अगर उसकी डेट चली गई जो डेट थी, ठीक है, जो ड्यू डेट थी, और उसके बाद आपने पेमेंट कर दी मुझे इतने दिनों के अंदर, ठीक है, और ड्यू डेट के लिए उसने आपको टाइम कितना दिया होगा? 15 दिन एट द मोस्ट। जब बिलिंग की जो डेट आएगी उसके बाद 15 दिन तक आपको दिया होगा। तो ये देखें 15 दिन वो आपको दे रहा है और 15 दिन में आप 50 रुपए कमा सकते हैं किसान। तो अगर ये 50 आपसे चले गए, अगर आपको ये देने पड़ गए, ठीक है, तो आपसे 15 या 10 दिन जो आपको बता रहा है उसमें 50 गए, तो पूरे साल के मुताबिक ये कितने बच जाएंगे? तो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, सो इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज गिवन इन ईयरली, एनुअली रेट होता है ना, एनुअल रेट होता है। तो अगर ये आपसे कहे आप 50 रुपए की बजाय देखिए, अगर वो आपको परसेंट में दे दे कि मैं आपको 1% डिस्काउंट दूं, अगर आप मुझे 20 दिनों में पैसे देते, तो आप कहेंगे यार 1% कितना है यार, टोटल मैंने 30,000 रुपए की चीजें ली हैं, तो 1% कितना बनेगा? ठीक है, Listen, what's the need to convert it into years? Yes. what's the need? So that you can find out the impact. So that you can find out the impact. अभी तो आपको इम्पैक्ट नजर आ रहा है 1% का, 1% है ना, जरूरी तो नहीं है कि हर वक्त बेस होगा, एक बेस हुआ है ना, लेकिन आपको वो एक का इम्पैक्ट बता रहा है कि एक पेमेंट मिस करने से या एक डिस्काउंट को छोड़ देने से आप कितना नुकसान कर रहे हैं। ये जरा सोचो कि अगर आप एक पेमेंट छोड़े तो ये ऐसा है कि अगर पूरे साल की बात करो तो वो किस में कन्वर्ट होगा? इसको इस कैलकुलेशन के बाद पहले वो कैलकुलेशन करते हैं, फिर देखते हैं वो किस में कन्वर्ट होगा। डिस्काउंट परसेंटेज 2 था, रिमेनिंग परसेंटेज कितना हो गया? 98, 100 माइनस 2, 365 डेज पूरे हैं साल में। पेमेंट डेट कितनी थी? 30। पेमेंट डेट आपके पास कितनी थी? 30, और आपने कितने दिनों में ये किया? 10 में था ना? यस सर। पेमेंट डेट 30 और डिस्काउंट का पीरियड आपके पास कितना था? 10। सो 30 माइनस 10 सही है। नाउ कैलकुलेट 2% डिवाइड बाय 98% मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय 20 0.0372 व्हिच इज इक्वल टू ये 2% कितना बन गया? 37% बन गया साल का। 37% साल का अगर आपको इंटरेस्ट रेट कोई कहे तो ये कितना ज्यादा है। तो देखिए लगता तो है 2% कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो देखें ना ये 2% कितने दिनों में? सिर्फ 10 दिनों में। 10 दिनों में अगर 2 है तो फिर 365 के हिसाब से तो कितने पैसे आपसे जा रहे हैं? हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमसे पूरे साल में ये बेस हो रहा है एक एक, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि मुझे साल का बचा लगे। यही चीज अगर साल में कन्वर्ट कर दूं कि साल के मुताबिक अगर मैं साल में कन्वर्ट करूं तो मुझे सालाना कितना नुकसान होगा, या इस तरह आपकी बात कर लो कि अगर 2% 10 दिन, फिर 2% 10 दिन, फिर 2% 10 दिन, अगर मैं इस तरह करता रहा तो ये साल का कितना बनता है? ये साल का बनता है 37.2%। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे तो बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है डिस्काउंट, और आप कहते हैं कि चलो डिस्काउंट चला गया यार है। लेकिन अगर आप इसको ईयरली में कन्वर्ट करके देंगे तो ये 37% डिस्काउंट है। तो आप ये सोचें कि अगर 2% डिस्काउंट नहीं ले रहे, अगर इसको साल में कन्वर्ट करूंगा तो ये 37% डिस्काउंट में मुझे मिल रहा है। ठीक है, साल का तो रियल नहीं है ना, वैसे कैलकुलेटेड। हाँ कैलकुलेटेड, ये तो नहीं है। देखिए वो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या था आपको? इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कि वो जो असल में था वो तो 5% था, लेकिन वो कंपाउंड हो रहा है वीकली। तो अगर वीकली कंपाउंड हो रहा है तो इसका मतलब वो साल का कितना बन जाएगा? अगर डेली है तो वो साल का कितना बन जाएगा? तो बैंक से ही तो करते हैं। बैंक ने आपको लोन दिया या बैंक ने आपको कोई चीज आपने बैंक को देनी है, कोई पेमेंट करनी है, तो वो आपको कहता है कि अगर पेमेंट टाइम पे ना दी तो 1% पर डे। तो कहते हैं यार 1% क्या चीज है? 1% क्या चीज? कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर 1% पर डे को मैं कन्वर्ट करूं 365%। नहीं सर, 1% रियल में है ना सर, तो हाँ। रियल में मैं कह सकता हूँ कि क्या चीज़ है। हाँ, अब मैं खुद से कुछ कैलकुलेट कर लूँ ये साल का सर, तो वो तो ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा होगा सर। लेकिन देखिए ना 1% पर डे व्हेन कन्वर्टेड, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ईयरली परसेंटेज होती है ना। हम तो किसी भी चीज को देखने के लिए उसको ईयरली परसेंटेज में चेक करते हैं। आपसे अगर मैं कहूं आप मुझे यार इतने पैसे दे दें, मैं आपको 1 महीने बाद इतने पैसे दे दूंगा, रिटर्न उसके ऊपर इतना आ जाएगा। आप कैलकुलेट करते हैं यार ये कितना परसेंट बन रहा है, ठीक है, आप कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंट बन रहा है, फिर आप उसको कंपेयर करते हैं विद परसेंटेजेस ऑफ द बैंक
या RF या RM किसी एक चीज से कंपेयर करेंगे ना कि ये कितना बन रहा है, ठीक है, तो वो जो परसेंटेजेस हैं वो सब ईयरली है, और ये जो आपको पैसे दे रहा है वो कहता है मैं एक हफ्ते में इतने पैसे दे दूंगा, तो फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे कि वो ईयरली कितना बनता है। कंपैरिजन मेरे साथ आसान होता है उस चीज के इफेक्ट को, इंपैक्ट को देखने के लिए। इस वजह से यहां से इंपैक्ट नहीं समझ आ रहा 2%, आप कहते हैं बहुत कम है, 1% पर डे बहुत कम है, इसका इंपैक्ट देखने के लिए जरूरी है कि आप इसको 365 के मुताबिक कैलकुलेट करें ताकि आपको पता चले कि ये कितना है, ठीक है, ताकि आप कंपैरिजन आपके लिए आसान हो। ओके अच्छा, अब जरा और देखिए थोड़ी सी और चीजें। The approximate interest cost over a variety of payment decisions for 2, 10 and net, और फिगर उसने कह रहा है कि कुछ और 2, 10 net 30 होने थे ना, 2, 10 net 30 कितने के बराबर है? 37। अगर मैं इसको कम कर दूं 2, 10 net 20 पे चला, 2, 10 net 20 पे, अब पूरा टाइम पीरियड 20 है, पूरा टाइम पीरियड 20 है, ये यहां पर आया था, सॉरी यहां पर आया था 30 minus 10, 30 minus 10 यहां पर आया था, yes. तो अगर ये मैं 20 minus 10 करूं तो वो 10 डिवीजन 74 पे चला जाए, yes, डबल। और अगर ये टाइम पीरियड और भी कम हो गया 11 पे 744.9% पे चला जाए, तो आप देख सकते हैं कि इफेक्ट कितना ज्यादा हो जाता है। वैसे अपने हो तो फिर मजा आता है, किसी और के मजा नहीं आता। बिल्कुल बैंक में कैशियर के पास ही बड़े पैसे होते हैं, वो कितने होते हैं? आ रहे। और जितने दिन देंगे कम हो रहे हैं उतना इसका इफेक्ट कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इफेक्ट आता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्लास? आगे जाएं, ठीक है? अच्छा, क्लियर है, लेकिन सर रियल लाइफ से एग्जांपल इस पर, रियल लाइफ से एग्जांपल, यस रियल लाइफ से। अच्छा देखिए रियल लाइफ से मैं आपको एक एग्जांपल, एक मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल, ठीक है, और बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये ट्रेड टर्म्स में खुद ही एग्जांपल्स हैं। ट्रेड टर्म्स जो है वो है ही एग्जांपल फ्रॉम रियल लाइफ, मतलब ट्रेड टर्म जब आप कोई चीजें खरीदते हैं और क्रेडिट पे लेते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि अच्छा यार 50,000 के बस 30 दिन का पेमेंट करो, कहते हैं सही है। फिर आप सोचते हैं कि यार अगर पेमेंट जल्दी कर दी तो क्या होगा, आप सोचते हैं यार अगर ये मैं पैसे कैश दे दूं, फुल कैश, वो भी खुश हो जाता है कि यार देखिए एवरीबॉडी नीड्स कैश ना, हम क्या लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ना, लिक्विडिटी जरूरी है ना बिजनेस के लिए, तो लिक्विडिटी उसको चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा कि लिक्विडिटी, और फिर क्या कहा था एक और चीज पिछला चैप्टर भूल गया आपका, प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों आपस में क्या है इनवर्स। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीजें ले ले, ठीक, 30 दिन बाद पैसे मुझे दे दें 50,000, आप कहते हैं गुड यार 50,000 का मुझे क्रेडिट मिल गया, 50,000 की चीजें मिल गई, फिलहाल इनको बेचूंगा आराम से और इसको पैसे दे दूंगा। फिर मैं आपको लालच देने के लिए अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करता हूं और कहता हूं यही चीज है, ठीक है, इन्हीं के पैसे अगर आप मुझे जल्दी दे दें तो मैं आपको डिस्काउंट देने को तैयार हूं। आपको भी लालच आ जाता है कि चीज सस्ती मिल जाएगी, लेकिन लिक्विडिटी जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों इनवर्स है, उसके पास लिक्विडिटी आएगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो आपको डिस्काउंट देगा तो लिक्विडिटी आएगी ना। 50,000 की चीज आपको 49 पे दे देगा, 48 पे दे देगा, कोई 1% डिस्काउंट देगा तो कितना हो गया, 50,000 का 1% वुड बी 500 500 हो गया। अब वो आपको एक किस्म का बेट दे रहे हैं ना कि आप इसके अंदर फंस जाए, लेकिन वो भी तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी कम कर रहा है लेकिन अपनी लिक्विडिटी ज्यादा कर रहा है। तो इनवर्स, पिछले चैप्टर में कहा था ना, इनवर्स, व्हेन यू गो फॉर लिक्विडिटी यू विल हैव लेस प्रॉफिटेबिलिटी, इफ यू गो फॉर मोर प्रॉफिटेबिलिटी यू विल हैव लेस लिक्विडिटी, ठीक है। तो बस ठीक है, आप दोनों का, अब आपका ये और उसका ये आपस का वो है, उसने आपको ऑफर दे दी, आप डिसाइड करें, आप इसको देखें, आप डिसाइड करें आपको क्या चीज चाहिए, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी।
लिक्विडिटी चाहिए तो पैसे अपने पास रखो, 30 दिन बाद पूरे वापस कर। अगर प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ये चीज आपको कम पैसे में मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए लिक्विडिटी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये भी देखें साथ साथ कि फायदा कितना है उसका। आप कहेंगे यार 1% क्या है यार, कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो 1% फायदा मिल रहा है या 2% फायदा मिल रहा है 10 दिन के अंदर, मतलब दोनों के दरमियान फर्क कितना है? 20 डेज को आप पेमेंट जल्दी कर रहे हैं और आप 2% डिस्काउंट से ले रहे हैं, ठीक। तो ये 20 डेज में आप 2% कमा रहे हैं, तो ये पूरे साल के मुताबिक कितना बन गया? 37.2 बन गया। सही, 37.2% हम 50,000 का लेंगे या सर किस चीज का लेंगे? नहीं, उसका कहने का मतलब ये है कि ये ईयरली टर्म्स में कितना है, जिस तरह इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट था ना कि ईयरली टर्म्स में वो कितना बनता है, तो वो ये कह रहा है कि अगर इसी 2% को डिस्काउंट को मैं छोड़ दूं तो मेरा 2% का नुकसान नहीं हो रहा, मेरा नुकसान हो रहा है 37.2% पर ईयर के हिसाब से। ये 2% का डिस्काउंट जो है वो ये 20 दिनों में कहता है कि 20 दिन बाद पेमेंट करूंगा तो 2% का डिस्काउंट मुझसे चला जाए। सर ये एक साल में 37 से 2% 50,000 के लिए कितना है इसी 2% से डिस्काउंट? हाँ 50, अगर आप 50,000 की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो 50,000 के ऊपर चेक करने से आपकी हर ट्रांजैक्शन 50,000 की, आप रिप्लेसमेंट की हम लोगों ने बात की थी पिछले चैप्टर में, याद है, ठीक है। तो मतलब अगर इसी को रिप्लेस करते हैं 50,000, अगली ट्रांजैक्शन 50,000 फिर 50,000 तो 37.2 का फर्क है अगर ये ट्रेड टर्म्स। ओके, स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेबल। स्ट्रेचिंग अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल क्या होते हैं? सर जो हमने देने, जो हमने पैसे देने, लेकिन रिटर्न पे नहीं होता, लेकिन हाँ एज सच नोट नहीं लिखा, नोट्स पेबल, ठीक है, या ड्राफ्ट नहीं, Paid in one. ठीक, ओके। सो पोस्टपोनिंग पेमेंट बियॉन्ड द एंड ऑफ द नेट पीरियड, नाउ यू पोस्टपोन द पेमेंट। ये एक और ट्रिक है लिक्विडिटी रखने के लिए, और इफ यू हैव लिक्विडिटी इश्यूज, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पेमेंट डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग, ठीक है। अकाउंट्स पेबल 30 दिन हो गए लेकिन आप इसको स्ट्रेच करके 40 पे ले जाओ, 45 पे ले जाओ, आपको 15 दिन और टाइम मिल जाए, 15 दिन का और टाइम मिल जाए। So postponing payments beyond the end of the net period is known as stretching accounts payable or leaning on the trade, ठीक है, leaning on the trade या stretching accounts payable। Possible cost of stretching accounts payable क्या है? अब इसका मसला क्या होगा? आप पेमेंट्स लेट कर देंगे तो मसला क्या होगा? पेमेंट्स लेट करेंगे सबसे पहला मसला तो ये जाएगा, कॉस्ट ऑफ दी कैश डिस्काउंट इफ एनी फॉरगॉन, ये पैसे आपसे गए, और जो मैंने आपको कहा था कि अगर 1% या 2% के तो असल में हो जाता है। फिर दूसरा कुछ लोग ये कर सकते हैं कि वो इस 30 के बाद आपको ये 30 दिन दे, तो फिर कहते हैं अगर 30 दिन के बाद लेट किया तो हर दिन के मुताबिक 1% जो है आपसे चार्ज करूंगा, या कुछ भी कह दे 10 रुपए चार्ज करूंगा, जो भी है 5 रुपए चार्ज करूंगा, व्हाटएवर। सो लेट पेमेंट पेनल्टीज और तो बस फिर ये आपका नुकसान है। आप तो स्ट्रेच कर लेंगे, अपनी लिक्विडिटी अपने पास रख देंगे, लेकिन उसका नुकसान होगा, आपकी कॉस्ट would increase, तो profitability would decrease। वही बात हो गई, profitability liquidity। ओके, और फिर क्या होगा? अगली बार जब आप उसके पास जाएंगे, अच्छा ट्रस्ट तो आप करेंगे तो बस यही होता है ना। एक बार अब ये क्रेडिट रेटिंग्स हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, what they do, they rate according to your ability to pay back your loans, ठीक है। अब आप कहीं से लोन लेते हैं ना, तो वो देखते हैं कितने दिनों में वापस करता है, इसकी बेसिस पे आपको रेट करते हैं। अगर आप इस तरह के काम करते हैं कि आप अपने टाइम पीरियड से लेट पेमेंट्स करेंगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी। अगली बार जब आप लोन लेने जाएंगे तो या तो वो लोन नहीं देगा, या अगर लोन देगा तो वो कहेगा यार रिस्क है, ये पैसे लेट देता है, तो इस रिस्क को कहां से कवर करेगा? इंटरेस्ट ज्यादा। हमने ये कहा था ज्यादा रिस्क वो कहेगा ज्यादा रिटर्न, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो ज्यादा कर देगा। आपको लोन देगा, कहेगा लोन तो ले लो, लेकिन मार्केट में अगर सब लोग 12% पे लोन देते हैं या मैं हर किसी को 12% पे देता हूं, आपसे कहूंगा 15%। क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब है, क्योंकि आपने पहले पिछले दिनों में ये काम किया, स्ट्रेचिंग का। पाकिस्तान में इतना नहीं है मगर बाहर बहुत ज्यादा। हां, बात तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक। पाकिस्तान में पाकिस्तान ओके, बैंक्स से अगर आप डील करते हैं तो बैंक्स इसी तरीके से, ठीक है। गॉट द आइडिया? यस सर। इसको जरा पॉज करें।
पॉज। बात करनी है पॉज। ओके, सो नाउ एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट। अब ये जो ट्रेड क्रेडिट आपको मिल रहा है इसके फायदे क्या क्या? कंपेयर कॉस्ट ऑफ फोरगोइंग अ पॉसिबल कैश डिस्काउंट अगेंस्ट द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेड क्रेडिट। देखिए दो ऑप्शन, या तो मैं ट्रेड क्रेडिट ना लूं, अगर मैं नहीं लेता तो मुझे कुछ ना कुछ नुकसान है। वो नुकसान हमने कहा था कि 1% है 10 दिनों में, लेकिन उसको कन्वर्ट करूं 2% को तो ये बता है, ये नुकसान। अब अगर ये पैसे नहीं देता उसे, तो इस पैसों से मैं क्या कर रहा हूं? इस पैसों से मैं क्या कर रहा हूं? कुछ ना कुछ काम तो कर रहा हूं ना, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूं और वहां से रिटर्न ले रहा हूं। अब क्या वो रिटर्न और ये, वो पर ईयर रिटर्न और ये रिटर्न बराबर है? क्या वो पर ईयर रिटर्न इससे कम बनता है? तो फिर तो आप गलत काम कर रहे हैं ना, कि इसको पैसे नहीं दे रहे, इससे पैसे रोक लेता हूं, और क्यों? क्योंकि मैंने कहीं और इन्वेस्ट किए हैं, वहां से मुझे रिटर्न आ रहा है लेकिन वो कम है, तो फिर तो बेवकूफी है, इसको पैसे देंगे ये ज्यादा बनता है, ठीक है। हाँ, अगर वो रिटर्न ज्यादा है तो आप कहें ठीक है, इसको पैसे नहीं देता, ये चीज मुझसे चली गई, लेकिन यहां पे जो पैसे आ रहे हैं वो ज्यादा है। Got the idea? Yes, sir. That's how you will think. अनस, अब देखिए, अब जब ईयर में कन्वर्ट करता हूं तो कंपैरिजन आसान हो जाता है ना, you can make easy comparison. Okay, so compare cost of foregoing a possible cash discount against the advantages of trade credit. Okay, convenience and availability of trade credit. Trade credit अगर आपको आराम से मिल जाता है, convenient भी है, तो फिर ये अच्छा है ना आपके लिए कि आराम से मिल जाता है और अवेलेबिलिटी भी है, convenient भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। Greater flexibility as a means of financing, flexible भी है यार, ठीक है। मैं इससे पैसे लेता हूँ, इससे के साथ करता हूँ negotiated, normally trade credit is negotiated, ठीक। Normally when I entering into a transaction with someone, with the other party, so the buyer and seller they would mutually decide कि क्या करना है, कितनी पेमेंट, यार इतनी पेमेंट, अच्छा यार इतने दिनों में कर दो, नहीं यार इतने दिनों में कर दूंगा, ठीक है, ओके डन। हाँ, अगर यार इतने दिनों में कर दिया तो इतना डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं आप थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा कर दो। इट्स नेगोशिएटेड, नॉर्मली एट टाइम्स इट वुड बी नेगोशिएटेड, कोई हार्ड एंड फास्ट एज सच रूल नहीं होगा। सो इट इज कन्वीनियंट, इट इज अवेलेबल, इट इज फ्लेक्सिबल एज वेल, तो अच्छा है। ट्रेड क्रेडिट एक अच्छी चीज है जो कि अगर आप अवेल कर दें, हाँ, अनलेस इसको अवेल ना करने से आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो फिर ना अवेल करें, अदरवाइज इसको अवेल कर लिया करें। ट्रेड क्रेडिट इज ऑलवेज गुड। हु बेयर्स द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर ट्रेड क्रेडिट? अब ये जो हम इतनी बात कर रहे हैं कि इतने पैसे आते हैं, इतने पैसे जाते हैं, इसका नुकसान तो किसी को हो रहा होगा, किसी एक को फायदा हो रहा है, किसी एक को तो नुकसान हो रहा है। सो हु बेयर्स द कॉस्ट? इसकी कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है, ठीक है। हु बेयर्स द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर ट्रेड क्रेडिट? Suppliers, when trade costs cannot be passed on to buyers because of price competition and demand. Price competition बहुत ज्यादा है, ठीक, प्राइस कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं भी बेच रहा हूँ, सगीर भी बेच रहा है, उमर भी बेच रहा है, तो फिर अगर मैं अली को कोई ट्रेड डिस्काउंट देता हूं तो उसका नुकसान क्या, उसको बेयर कौन करता है? वो कौन बर्दाश्त कर रहा है उसका खर्चा? मैं खुद ही बर्दाश्त करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस कस्टमर को ग्रैब करूं तो मुझे इसको, कंपटीशन बहुत है मार्केट में, मुझे इसको ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। अच्छा डिस्काउंट दूंगा तो ये मेरे पास आएगा, ठीक, ओके। बायर्स, when cost can be fully passed on through higher prices to the buyer by the seller. यह एक और काम करते हैं, मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं, आपसे मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको प्राइस ज्यादा लगा। अगर मैंने आपको प्राइस ज्यादा कर दी तो आपको जो डिस्काउंट है वो एक्चुअली आप ही पे कर रहे हैं, आपका डिस्काउंट आप ही पे कर रहे हैं, मैं नहीं पे कर रहा, मुझे नुकसान उसका नहीं हो रहा, मैंने प्राइस ज्यादा कर दिया आपके लिए, डिस्काउंट आपको ऑफर कर रहा हूं लेकिन प्राइस ज्यादा कर दी, तो इसका मतलब आप जल्दी पैसे देंगे तो आपका फायदा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो फायदा नहीं है क्योंकि मैंने प्राइस ज्यादा कर दी, कंपटीशन इस केस में नहीं है, ये मार्कर है, सिर्फ मैं ही बना रहा हूं, तो बस ठीक है, फिर ऐसा कर सकता हूं। लेकिन अगर ये मार्कर आप सब बना और अली एक बायर है, तो फिर तो अगर कोई सप्लायर अली को डिस्काउंट देके इस डील को लॉक करना चाहता है तो वो इसका डिस्काउंट खुद ही बेयर करेगा, क्योंकि कंपटीशन है। अगर वो हाई प्राइसेस देगा तो अली उसके पास नहीं जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। गॉट द आइडिया?
गॉट द आइडिया क्लास? गॉट द आइडिया कि कौन किस वक्त डिस्काउंट को बेयर करता है? बोथ. When cost can partially be passed on to buyers by sellers. और कभी कभी वो पूरा डिस्काउंट नहीं लेकिन उसका पार्शियल पोर्शन में प्राइस में ऐड कर दूं और पार्शियल खुद ही बर्दाश्त कर. ठीक है? मैं कहूं चलो यार 10 रुपए हैं, 5 रुपए इधर कर दो, 5 रुपए इधर कर दो, थोड़ा सा मैं अपना प्रॉफिट कम कर रहा हूं. ठीक है? थोड़ा सा अली को ज्यादा चार्ज कर रहा हूं. तो इन दैट केस बोथ. When cost can partially be passed on to buyers by sellers. लेकिन partially, फुल नहीं. अगर फुल कर रहा हूं so the buyers पे, और अगर बिल्कुल पास आउट नहीं कर रहा बायर को, सब खुद ही बर्दाश्त कर रहा हूं, तो फिर सप्लायर्स पे. गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? यस सर. ओके. accrued expenses, amounts owed but not yet paid for. एक चीज है आप वो कर रहे हैं लेकिन पे नहीं कर रहे. मैंने आपको एग्जांपल अच्छी दी थी वेजेस. रोज आप पेमेंट्स नहीं देते. टैक्सेस कब देते हैं? साल के एंड पे. प्रॉफिट तो आप लोग मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपना, लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं देते ना. इंटरेस्ट आप कब देते हैं? एंड ऑफ द मंथ पे, या जब इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हैं सब तब साथ दे रहे होंगे. रोज इंटरेस्ट नहीं देते. तो देखिए ये सारी चीजें जो आप पेमेंट को डिले कर रहे हैं तो आपको टाइम मिल रहा है. जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम के अंदर वो फंड्स आप यूज कर रहे हैं. आप यूज कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न कमा रहे हैं. आप इस पे कुछ ना कुछ रिटर्न कमा रहे हैं. Paid for wages, taxes, interest and dividends. The accrued expenses account is a short-term liability. The accrued expense जो आपने जल्दी पे करने होते हैं, it's a short-term liability. Wages, benefits accrue via no direct cash cost, but cost get developed by reduced employee morale and efficiency. अब wages के केस में क्या है? Benefits accrue करते हैं, लेकिन no direct cash cost. Direct कोई cash cost नहीं होती इसकी, but cost can develop by reduced एम्प्लॉय मोरल. लेकिन जब एम्प्लॉय का मोरल कम हो जाए, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो वो फिर आपको महंगा पड़ना शुरू हो जाता है एम्प्लॉय. ठीक है? तो हाँ, उस केसेस में आपका नुकसान हो जाता है और उसके कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है. बेनिफिट्स अक्रू अंटिल द ड्यू डेट. टैक्सेस को भी आप लोगों ने बेनिफिट्स आपने देने हैं ड्यू डेट तक, तो ठीक है, ड्यू डेट तक मैं उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा हूँ. बट कॉस्ट ऑफ पेनल्टीज, लेकिन अगर लेट हो गया तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? किधर गया? 1% पर डे या कोई भी 1000 रुपए पेनल्टी. हमारे यहाँ पे टैक्स में क्या है? 5000, 10,000 रुपए डायरेक्ट स्ट्रेट अवे पेनल्टी. आपने रिटर्न फाइल नहीं की, स्ट्रेट अवे पेनल्टी. वो पेनल्टी फाइन देंगे और रिटर्न फाइल करेंगे. रिटर्न भी फाइल करेंगे, ये नहीं कि बस रिटर्न से बच गए. रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन 2000 रुपए या 5000 रुपए फाइन दे. वो फाइन भी दें, रिटर्न फाइल करें, फिर रिटर्न के अंदर जो टैक्स पेबल है वो भी देना है. वो सब अपनी जगह है, ये एक्स्ट्रा है. सो दीस पेनल्टीज और इंटरेस्ट बियॉन्ड द ड्यू डेट, ये है, ये आपको देना है, ये आपका बेनिफिट को रिड्यूस कर. क्लियर? टैक्सेस भी क्लियर. अब आते हैं नेगोशिएटेड. अब तक स्पॉन्टेनियस था, हमने कहा ये खुद ब खुद हो रहा है. नेगोशिएटेड में आप लोग क्या कर रहे हैं? नेगोशिएट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के साथ नेगोशिएटेड कर रहे हैं. ठीक? अब आप नेगोशिएट करते हैं तो आपके पास, यानी ये बोरोइंग्स आप ले रहे हैं किसी से और नेगोशिएट करके ले रहे हैं, तो किसी मार्केट में या किसी इंस्टीट्यूशन के पास आप जाए. We have money market trade and then we have unsecured loans. ठीक? Money market trade क्या है? Money market में we have commercial paper and bankers acceptance. ठीक है? इसको भी अभी आगे जाके पढ़ेंगे. And in unsecured loans we have line of trade. ये शायद आप लोग पढ़ चुके हैं पहले. पढ़ चुके हैं? लाइन ऑफ ट्रेड. हाँ सर. नहीं पढ़ा. चले, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा आपको. रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट, ये भी नहीं पढ़ा. ट्रांजैक्शन लोन, ये तो सिंपल लोन है, आपको पता चलेगा. ओके. मनी मार्केट ट्रेड. मनी मार्केट ट्रेड, मनी मार्केट सुना है? यस सर. कमर्शियल पेपर का नाम सुना है? बैंकर्स एक्सेप्टेंस का नाम सुना है? नाम सुना है या पता भी है? नाम सुना है. नाम सुना है. ओके. इसके बाद सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले. ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास. लेट्स स्टार्ट. कमर्शियल पेपर इज द फर्स्ट वन इन मनी मार्केट ट्रेड. ओके. कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर क्या चीज है? पहले देखिए ये कमर्शियल पेपर कौन दे रहा है. ठीक है? कमर्शियल पेपर ना, तो इसको कोई ना कोई कॉर्पोरेशन बना रहा है. एक चीज होगी कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म में. ठीक? अनसिक्योर्ड, इसके अगेंस्ट कोई एसेट्स नहीं है, इसके अगेंस्ट कोई गारंटीज नहीं है. अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स. प्रोमिसरी नोट है, आप पैसे देंगे तो आप उसके बजाय उसके बदले में आपको एक लिखी हुई एक चीज देंगे.
ठीक। हाँ, ये बस कोई रिसीट आपको दे देगा कि आप मैंने आपसे ये पैसे लिए हैं, ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इतने दिनों में इस रेट के मुताबिक आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स जनरली इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस। ये बड़ी कॉर्पोरेशंस कर सकती है, छोटी नहीं कर सकती, क्योंकि हर छोटी कॉर्पोरेशन को आप लोग पैसे दे देंगे नहीं, जबकि आपको पता है कि ये अनसिक्योर्ड भी है, इसके पीछे कुछ भी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। लेकिन अगर कॉर्पोरेशन हो, पीएसओ, ठीक, तो फिर आप कहेंगे चलो यार सही है। लेकिन फिर वंस अगेन अगर पीआईओ हुई तो फिर शायद आप इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट आईओयूज, ठीक है। यानी वो लिख के दे रहा है कि मैं आपको ये पैसे दे दूंगा, आईओयू, सही है, सही, क्लियर। कमर्शियल पेपर क्लियर हो गया, क्या चीज है, कमर्शियल पेपर क्लियर हो गया, ओके। कमर्शियल पेपर मार्केट इज कंपोज्ड ऑफ द डीलर एंड डायरेक्ट प्लेसमेंट मार्केट्स। अब ये कमर्शियल पेपर आपने लेट्स से ले लिया, आप लेंगे कहां से, इसको ट्रेड कहां पे करेंगे, क्या ये वापस बेच सकता हूं, ठीक, जब मुझे जरूरत पड़े, और ये किस तरीके से बिकेगा। ना कमर्शियल पेपर मार्केट इज कंपोज्ड ऑफ डीलर, एक बीच में डीलर है, और एक डायरेक्ट प्लेसमेंट मार्केट्स के थ्रू, या डीलर के थ्रू या डायरेक्ट प्लेसमेंट मार्केट्स के थ्रू। फायदा क्या है, चीपर देन अ शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास आप जाएंगे, उससे लोन लेंगे तो उसके रेट्स हाई होंगे। अगर इस तरह कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आईओयूज या कमर्शियल पेपर्स इशू करती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स कम, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन को फायदा है, और उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वो अनसिक्योर्ड लोन ले सकता है, और आप रेडी हैं टू गिव दैट मनी टू द कॉर्पोरेशन, तो फिर वो ये क्यों ना करे, वो क्यों बैंक के पास जाए उससे पैसे ले, वो क्यों बॉन्ड को इशू करे, उसको थोड़ी देर के लिए पैसे चाहिए शॉर्ट टर्म, तो वो कमर्शियल पेपर इस्तेमाल करे, ठीक है। शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड है, वो कमर्शियल पेपर आपको दे रहे हैं, बस आप लोग कमर्शियल पेपर लेके थ्रू अ डीलर और डायरेक्ट प्लेसमेंट मार्केट आप उसमें बेच रहे हैं, आपको चाहिए, आपने ले लिया, आपके पास पैसे चाहिए, आप उसको वापस बेच दें। ओके, कमर्शियल पेपर एडवांटेजेस हो गए। डीलर्स, ये लोग क्या करेंगे, डीलर्स वुड रिक्वायर लाइन ऑफ क्रेडिट टू इंश्योर दैट द कमर्शियल पेपर इज पेड ऑफ। जो डीलर्स हैं इनको लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, इसको पहले समझ लें तो फिर इस पॉइंट पे आता है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है, किसी को पता है, आइडिया है थोड़ा? इसको डिटेल में तो थोड़ी बात पढ़ लेंगे, लेकिन अभी सिंपल बेसिक आइडिया आपको दे दूं। रॉयल्टीज ना, लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट क्या चीज है, कर्ज हो गया ना किस्म का, क्या आपको क्रेडिट मिल रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या हुआ, और आप क्या हुए, और फिर आप लोग क्या हुए, ठीक। ओके, आगे चलिए, आगे चलिए, देखें लाइन ऑफ क्रेडिट ये कि वो क्रेडिट आपको नहीं दे रहा। लाइन ऑफ क्रेडिट वो आपसे कह रहा है कि ये पैसे लोन ना, अच्छा देखिए क्रेडिट नहीं है, वो आपसे कह रहा है ये सही है, मैं आपको पैसे दे दूंगा जब आपको चाहिए होंगे, बस कितने पैसे दूंगा आपको बता देगा, ज्यादा से ज्यादा 50,000 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, लेट्स से जो भी है ना बैंक आपकी पोजीशन देख लें, अच्छा, और आपको एक परसेंटेज भी दे दूंगा। अब ये नहीं है कि आप 10 साल बाद उसके पास चले जाएंगे, शाबाश मुझे पैसे दो, 1 साल के लिए उसने आपका सारा सब कुछ चेक किया और कहता है 1 साल तक अगर कभी आपको पैसे चाहिए हुए 50,000 तक, तो मैं आपको दे सकता हूं इतने परसेंटेज के ऊपर। इसका मतलब बैंक ने आपके ऊपर क्या किया, ट्रस्ट किया ना किसी का। बैंक आपको ट्रस्ट करता है कि आप पैसे वापस दे सकते हैं, तो उसने आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया। लेकिन आपने क्या कर्जा लिया? नहीं, कर्जा नहीं लिया अभी आपने। आप कर्जा लेंगे जब आपको चाहिए होगा। अभी आपके पास सिर्फ एक अश्योरिटी है। अब कल को अगर मेरे साथ कोई डील करे, कोई डीलिंग करना चाहता है और उसको खतरा है कि मैं डिफॉल्ट कर जाऊं, तो मैं कहूंगा देखो मेरे पास लाइन ऑफ क्रेडिट है, बैंक ने मुझे कहा हुआ है कि अगर पैसे चाहिए तो ले लेना। तो अगर खुदा ना खास्ता मैं आपको पैसे नहीं दे सकता तो मैं उधर से लेकर आपको दे सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे ठीक है यार ये सही है, ठीक है, इसके पास लाइन ऑफ क्रेडिट है, बैंक इस पे ट्रस्ट किया है। अगर मेरे पास 2-3 बैंक्स की लाइन ऑफ क्रेडिट है, ठीक, लेकिन अगर मैं हर बार ऐसा करता हूँ लाइन ऑफ क्रेडिट ले लेता हूँ, इस्तेमाल नहीं करता, अच्छी बात नहीं है। अगर आप सब बैंक के पास चले जाओ क्या मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, बैंक आपको दे दे लाइन ऑफ क्रेडिट, तो बैंक को अंदाजा है कि इसमें से कोई 2-3 लोग आ जाएंगे और आप में से कोई भी ना आए कर्जा ले,
तो बैंक पैसे को क्या करता है, चार्ज डालता है। मतलब उनका तो बैंक का तो काम ही है ना कि डिपॉजिटर से पैसे ले और आगे लेंडर्स को पैसे दे, ठीक है, और इससे कमाएगा। डिपॉजिटर से पैसे लेगा, उनको कितना देगा इंटरेस्ट रेट, 12%। आपको लोन देगा, आपको कितने, आपसे कितने लेगा, 15%। इंटरेस्ट मार्जिन, ये जो मार्जिन है ये उसका प्रॉफिट है। वो बैंक के लिए अच्छा नहीं हो, कंपनी तो सही है, बैंक के लिए अच्छा नहीं है ना। तो फिर बैंक जो है कंपनी के लिए तो अच्छा है, लेकिन कंपनी से फिर वो कुछ ना कुछ फी तो लेगा ना, कहेगा यार आपको मैं लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा हूँ तो मुझे कोई तो फी दें, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो मैं इन पैसों का क्या करूँगा, इन पैसों का चार्ज तो नहीं डाल सकता, मैं तो आगे डेट करना है, आपको नहीं दिया तो किसी और को नहीं दिया मैंने, नहीं तो वहां से मैं पैसे कमा लेता, ठीक। तो वो आपसे फिर कुछ ना कुछ इसकी फीस लेगा या कुछ कमीशन कुछ रखेगा। सो डीलर्स रिक्वायर अ लाइन ऑफ क्रेडिट। अब डीलर्स जो हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, रिक्वायर अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू इंश्योर दैट द कमर्शियल पेपर इज पेड ऑफ, ताकि ये जो कमर्शियल पेपर है इसके जो पैसे हैं वो पे कर सके, ठीक है। वही बात हुई कि अगर कोई खतरा है तो मेरे पास लाइन ऑफ क्रेडिट है, मैं इससे पैसे आपको व्हाट द आइडिया, बस टाइम भी हो गया अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ा हुआ है या नहीं, एलसी नहीं पढ़ा, अब तक नहीं पढ़ा, एलसी क्या होती है, अरे क्या कह रहे हो सर, एलवी पढ़ा है। एलबी क्या होता है? इसको मत करो, बिल्कुल एलबी क्या है।